हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोमदेव सिंह और आज की इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे बेटा एक बेहतरीन यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 12th क्लास का। ठीक है, तो उठाइए कॉपी पेन और लिखिए यूनिट का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी हम कहते किसको है, सबसे पहले जानते हैं What do you mean by current electricity? Current electricity is the branch of physics which deals with the study of charges in motion. Basically current electricity क्या है बेटा, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम चार्जेस को मोशन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, हो गया नोट सभी का। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आई। किससे डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल आई से। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप देखिएगा कुछ केसेस है। फर्स्ट केस क्या है, यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ज की एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई हो, टाइम आपको दिया गया हो और आपसे करंट पूछ ली जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपको बेटा फॉर्मूला यूज करना है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब क्यू क्या है, यहां पर चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम। और टी क्या है, टाइम। टी क्या है यहां पर, टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। एम्पियर जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि करंट की जो यूनिट होगी उसको हम एम्पियर कहेंगे और कैपिटल ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केस सेकंड देखिएगा। केस सेकंड क्या है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको जो है चार्ज की कोई इक्वेशन दे रखी है। यदि किसी क्वेश्चन में चार्ज की कोई इक्वेशन दी गई है तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो क्वेश्चन को सोल्व करोगे उसके लिए आप जो है I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, आप ये डिफरेंशिएट कर दोगे उस चार्ज की दी हुई इक्वेशन का, तो यहां पर करंट आपको जो है फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब एक हेडिंग लिखिएगा नोट। यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको करंट की कोई इक्वेशन दे रखी हो, करंट की कोई इक्वेशन दी गई है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो है, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा है I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तब यहां से आप जो है इसका डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, आपको यहां पर चार्ज फाइंड आउट करना है। और सपोज डेट उस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन में आपको जो है टाइम की लिमिट दी गई है। ठीक है, और लिमिट जो हम मानकर चलते हैं T1 टू T2, आपको टाइम लिमिट दी गई है। तब उस पर्टिकुलर केस में दोनों साइड का हम यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे। इधर लिमिट 0 टू Q, चार्ज के लिए जो लिमिट हम लेंगे 0 से स्मॉल q लेंगे, और टाइम के लिए यहां पर लिमिट T1 से T2 आ जाएगी। तब आप यहां पर इंटीग्रेट करके अपना वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ज की। इज इट क्लियर टू यू? ओके, इसके बाद देखिएगा केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको चार्ज और टाइम के बीच कोई एक ग्राफ दे दिया जाए और तब वहां से आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में ये इस टाइप का आपको जो है ग्राफ दिखाया गया है क्यू टी, और ये एक स्लोप हमने लिया ए बी, इसको आप नीचे ड्रॉ कीजिएगा, ये आपका सी होगा। तो यहां पर ये जो स्लोप है इसको हमने थीटा कंसीडर कर लिया बेटा। तब यहां पर जब करंट फाइंड आउट करेंगे तो करंट जो होगा यहां पर वो होगा स्लोप ऑफ द क्यूटी ग्राफ, यानी कि क्यूटी ग्राफ का जो स्लोप होगा
उसको आप वो आपका करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से आई इक्वल टू स्लोप हम जानते होता है टेन थीटा, और टेन थीटा यहां से आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AC। इस तरीके से आप जो है अपने करंट को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ आपका दिया गया था वो दिया गया था किसके लिए? चार्ज के लिए और टाइम के लिए। यदि मान लीजिए ग्राफ आपको जो है करंट और टाइम के रेस्पेक्ट में दिया गया हो, तब यहां पर ध्यान दीजिएगा स्लोप के नीचे का जितना भी एरिया है, चार्ज आपसे पूछ लिया जाए तो उस पर्टिकुलर केस में चार्ज जो होगा वो आपका एरिया अंडर द IT ग्राफ, जितना भी एरिया होगा अंडर द IT ग्राफ, यानी कि इस जो IT ग्राफ आपने बनाया है इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया होगा वो आपका चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा केस नंबर फोर्थ। केस नंबर फोर्थ क्या है बेटा? मान लीजिए कोई भी आपका एक सर्कुलर पाथ में चलता हुआ कोई एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये हमने मान लिया ये कोई एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है, और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q, और ये चार्ज पार्टिकल जो है इस सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है, इससे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तब हम यहां पर करंट जो निकालेंगे तो करंट इक्वल टू होगा Q अपॉन कैपिटल T। यहां पर टाइम पीरियड हम जो है कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? टाइम पीरियड कंसीडर किया जाता है 1 रिवॉल्यूशन के लिए, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन के लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, यदि किसी क्वेश्चन में बेसिकली फ्रीक्वेंसी का जिक्र हो जाए, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको जो है फ्रीक्वेंसी और चार्ज दिया गया हो और आपको वहां पर करंट फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे? क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तब यहां से इसी फॉर्मूले को आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं Q अपॉन यानी कि मल्टीप्लाई 1 अपॉन T, और 1 अपॉन T को हम क्या कह देंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी। तब यहां से I इक्वल टू Q इंटू न्यू, ये आपका जो है फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए? करंट निकालने के लिए, जब आपको फ्रीक्वेंसी और चार्ज दिए गए हो। ठीक है, एक और इसमें बात है वो ये है कि यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दे रखी है, साथ ही साथ डिस्टेंस यानी कि रेडियस दी गई है, और तब आपसे जो है बोला गया है कि करंट की वैल्यू फाइंड आउट करे, तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहां से हम जो है टाइम पीरियड निकाले तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई r अपॉन v। और इस टाइम पीरियड की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, यानी कि यहां पर इस टाइम पीरियड की वैल्यू को यहां पर प्लेस कर दो। तो यहां रखने से आप जो है करंट की वैल्यू क्या पाओगे? तो Q अपॉन ये हो जाएगा बेटा यहां पर मल्टीप्लाई में ये हो गया 2 पाई r और इंटू v। बस ये आपको थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, ये आपका जो है करंट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा QV अपॉन 2 पाई r। ठीक है, आई होप सो आज आपको टॉपिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ आया होगा, और इलेक्ट्रिक करंट हमने एक्सप्लेन किया है, इसके सभी केसेस को आपके लिए बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हेडिंग लिखिएगा बेटा नोट, although electric current has both magnitude and direction yet it is a scalar quantity। इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती है, बट फिर भी हम इसको जो है एक स्केलर क्वांटिटी ही कंसीडर करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है आइए समझते हैं। देखिएगा
इसके लिए हम चलते हैं क्लास 11th की तरफ, और क्लास 11th में आपने एक हेडिंग पढ़ा होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। उसमें आपने रिजल्टेंट फोर्स का जो फाइंड आउट किया होगा उसका फॉर्मूला आपका आ जाता है, रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और इसका ये रूट। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है आपके पास वेक्टर F1, एक दूसरा फोर्स जो है थीटा एंगल बनाते हुए दूसरा फोर्स है वेक्टर F2। अब यदि ध्यान से देखा जाए, हम थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए बात करें तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी, बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? वेक्टर की डेफिनेशन है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दी गई हो तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अभी तक आप जानते होंगे, बट इसमें एक बात और एडिशनल होती है, वो होती है कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करनी चाहिए, जो कि यहां पर दिखाया गया है। अब देखिएगा यहां पर सेकंड केस, यदि हम वायर के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यदि हम यहां पर दो वायर कंसीडर करें, एक वायर ए है, एक वायर बी। वायर ए में जो करंट है वो 1 एम्पियर, वायर बी में जो करंट है वो 2 एम्पियर, और एक वायर सी है। इस वायर सी में जो करंट फ्लो करेगी वो 3 एम्पियर की फ्लो करेगी, यानी कि इस पॉइंट पर आकर ये जंक्शन कहलाएगा, दोनों के दोनों करंट आकर के क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तब यहां पर यदि हम मानकर चले कि ए और बी दोनों ही वायर एक दूसरे से थीटा एंगल बना करके रखे गए हैं, तब यहां पर किसी भी एंगल के लिए जो सी वायर में फ्लो होने वाली जो करंट है 3 एम्पियर, वो हर एक बार कोई एंगल ले लीजिएगा, यहां पर जो करंट फ्लो होगी वायर सी में वो 3 एम्पियर ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स व्हाई वी यूज स्केलर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो आई होप सो आपको टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ आया होगा। देखिए बेटा, यहाँ पर अब हम करेंगे इसके इलेक्ट्रिक करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उनमें बात करते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल आपका आया था 2015 में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। जो टॉपिक अभी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपका जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर फिगर शो ए प्लॉट ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर वर्सेस द टाइम टी। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करके दिखाया गया है। ठीक है, तो यूज द प्लॉट टू फाइंड द चार्ज फ्लोइंग इन 10 सेकेंड थ्रू द वायर। तब आपको यहाँ पर इस प्लॉट को यूज करते हुए चार्ज जो है फाइंड आउट करना है। तो याद कीजिएगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर जब आपको IT ग्राफ दे दिया जाए और उसमें हमें चार्ज फाइंड आउट करना हो, तो मैंने आपको बताया था कि जितना भी ये एरिया होता है, ये सारा का सारा एरिया अंडर द IT ग्राफ, वो आपका चार्ज कहलाता है। तो यहाँ पर चार्ज फाइंड आउट करने के लिए तो चार्ज Q इक्वल हो जाएगा बेटा यहाँ से एरिया अंडर द IT ग्राफ। तो एरिया अंडर द IT ग्राफ, यहां पर आप देख सकते हैं एक सेक्शन तो ये है फर्स्ट, यानी कि यहां पर आप जो है A B C D E, हमने यहां पर मार्किंग दे दी कर ली है। A B C एक ट्रायंगल है और B C E D यहां पर एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहां पर आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां एरिया के लिए यानी कि Q इक्वल टू हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ
रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जो है फॉर्मूला जानते हैं तो फॉर्मूले यूज कीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना होगा 5, हाइट कितनी है 5, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी होगी 5 और इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है ये भी 5 है, यानी कि विड्थ जो होगी इसकी वो भी कितनी होगी 5। तो यहां पर Q आपका जो है कितना हो जाएगा बेटा, देखिएगा 25/2 प्लस 25। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5, तो 12.5 प्लस 25 कितना होगा, यानी कि 12.5 प्लस 25। तब यहां से Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं 37.5 कूलम। यूनिट यदि दी गई है तो जरूर लिखे, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। तो आपको इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम t थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज Q इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C if the numerical values of A, B and C are 5, 3 and 1 respectively in SI unit, तो find the value of current at t equal to 5 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है चार्ज की इक्वेशन दी गई है, और जब आपको चार्ज की कोई इक्वेशन दी जाती है और करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको बताया था कि करंट फाइंड आउट करना है और चार्ज की आपको इक्वेशन दी गई है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है I इक्वल टू dQ/dt। ये आप साइड में जो है फॉर्मूला जो है लिख करके रख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, जो वैल्यू गिवन है वो लिखिए। Q इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा AT² प्लस BT प्लस C। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर A, B और C की जो वैल्यू दे रखी है वो भी लिख लीजिएगा। तब यहां पर Q इक्वल टू, देखिए A की जो वैल्यू है वो कितनी है 5, B की जो वैल्यू है वो 3 है और C की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 1 है। C की वैल्यू क्या है 1। तब यहां पर ये हो जाएगा आपका 5t² प्लस 3t प्लस 1। अब आपको ये फॉर्मूला याद है I इक्वल टू dQ/dt। इसका मतलब ये है कि यहां पर आपको इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आई होप सो सभी डिफरेंशिएशन जानते हो। यदि फिर भी नहीं पता किसी बच्चों को तो मैं यहां पर सिंपल फॉर्मूले बता रहा हूं, उनको ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएशन के लिए जो फॉर्मूले हम यूज करते हैं वो फर्स्ट फॉर्मूला होता है d/dx x की पावर n। तो यहां पर आप जो फॉर्मूला लिखोगे n x की पावर n-1, यानी कि n जो है वो पहले आ जाता है और इसमें से हम एक जो है लेस कर देते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ। x के साथ वेरिएबल x है यहाँ पर, तो इसकी पावर n है, तो n x की पावर n-1। सेकंड देखिएगा, यदि मान लीजिए d/dx x का x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू होती है बेटा 1। उसकी वैल्यू क्या होती है 1। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है d/dx, यदि यहां पर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए जो वैल्यू होती है वो आती है 0। अब आप आइएगा यहां पर, तो देखिएगा देयरफॉर करंट इक्वल टू d/dt। Q की जो वैल्यू है बेटा इस फॉर्मूले में यहां पर Q की वैल्यू रख दीजिएगा 5t² प्लस 3t प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा तो d/dt ये 5t² प्लस d/dt 3t प्लस d/dt 1। आप यहां पर देख सकते हैं 5 जो है कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो इनको बाहर ले लीजिए। तो I इक्वल टू 5d/dt t² प्लस 3d/dt t प्लस d/dt 1।
अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा 1, और यहाँ पर टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 2t। तब यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2t प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, ठीक है। तब यहाँ से आप लिख सकते हैं फर्दर 2 5 या 10 t प्लस 3। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर करंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से I इक्वल टू t की जगह बेटा 5 रख दीजिए, तो 5 प्लस का 3, ये हो गया 5 10 या 50 प्लस 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 53। यूनिट क्या होती है करंट की एम्पियर। तो इसका जो आंसर होगा करंट I इक्वल टू आप लिख दीजिएगा 53 एम्पियर, और लास्ट में आंसर लिखने के बाद इस तरह से ब्रैकेट में उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है IIT JEE मेंस में 2002 में पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज 5 किलोवोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 3.2 मिली एम्पियर। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड। यहां पर क्वेश्चन में आपको जो है पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है एक्सरे ट्यूब का, वो कितना दे रखा है 5 किलोवोल्ट, ठीक है। और जो करंट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3.2 मिली एम्पियर। देखिए बेटा कई बार मैंने नोटिस किया है कि बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ पाते और ना ही वे ये देख पाते हैं कि वैल्यू किसकी दी गई है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, हम पहचान जो करते हैं वो यहां से करते हैं। ये देखिएगा यूनिट दिखाई गई है किलोवोल्ट। किलोवोल्ट जो है वो यूनिट होती है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वोल्ट जो यूनिट है वो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी यही होती है। तो यहां से हमें पता चला कि ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। यहां पर दे रखा है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब ये आपको करंट की वैल्यू दी गई है, और यहां आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि स्मॉल n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसके लिए हम देखिएगा कुछ फॉर्मूले में आपको बता दूं। देखिए फॉर्मूला Q इक्वल टू NE आप सभी ने पढ़ा होगा, क्वांटाइजेशन रूल है, क्वांटाइजेशन लॉ। आपने ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली Q इक्वल टू NE, ठीक है। E जो है यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। E की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम होती है। कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। अब जो वैल्यू इसमें दे रखी है वो आप याद कीजिएगा, उन्हीं वैल्यूज को जो है रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन, क्या क्या वैल्यू गिवन है यहाँ पर। एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं, 5 किलो वोल्ट दे रखा है। इसको वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1 के इक्वल होता है 1000 वोल्ट, तो यहाँ से ये आपका 5000 वोल्ट हम जो है लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आपको दे रखी है कितनी 3.2 मिली एम्पियर। बहुत आसान है, थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपका जो है जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्योंकि उसमें 2-3 फॉर्मूले को मिक्सअप करके आप जो है क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। है कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। करंट देखिएगा 3.2 मिली एम्पियर दे रखी है, इसको यहाँ पर आप जो है एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। करंट हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर ली है। अब क्योंकि हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था आज ही की क्लास में। मैं वही सब टॉपिक जो आपको पढ़ाए गए थे उन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोगों को करा रहा हूं, और ये भी दिखा रहा हूं कि किस तरह से वे न्यूमेरिकल्स आप इजीली सोल्व कर पाते यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, ठीक है। तो I इक्वल टू Q अपॉन T, अब चार्ज नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से N इंटू E अपॉन T हम जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तब यहाँ से
आपको जो है n निकालना है, तो n इक्वल टू यहाँ से हम I मल्टीप्लाई टी अपॉन में E, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा करके चले गए। तो यहाँ I करंट की वैल्यू दे रखी 3.2 इंटू 10⁻³ टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, टाइम भी आपका दिया हुआ है, तो ये भी आप जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये 1 हुआ, E जो है मैंने यहाँ पर लिखा है 1.6 10⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पर करंट जो है, देखिए करंट की यूनिट क्या होती है, इसको आप चाहो तो हटा सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई यूनिट नहीं होती। वैसे मैं यहाँ पर आपको काट के भी दिखाता हूँ किस तरह से कटते हैं। देखिए करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर है, एम्पियर को हम कूलम पर सेकंड लिखते हैं, और यहाँ पर टाइम की यूनिट हुई सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड से सेकंड कैंसिल और कूलम से कूलम कैंसिल, इस तरीके से हम यूनिट को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर n इक्वल टू आप देख सकते हैं पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 16 2 जा 32, और ये ऊपर चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ से 10⁻19 कट करोगे तो कितनी बची -16, ऊपर जाएगा 10⁻16। बस यही आपका आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं, चेक करके बताए जल्दी से, यही आंसर है? यस और नो? यस सर। ओके, जी हाँ बिल्कुल सही है, यही आंसर इसमें दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बोर्ड एग्जाम 2023 में जो है पूछा गया था, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो कॉन्सेप्ट आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। द करंट इन ए डिवाइस वेरीज विद टाइम t एज I इक्वल टू 60। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी रखी है यहाँ पर करंट की, यानी कि I इक्वल टू 60 वेयर I इज इन मिली एम्पियर एंड t इज इन सेकेंड। करंट जो है वो मिली एम्पियर में दी गई है और टाइम जो दे रखा है वो सेकेंड में दिया गया है। पूछा क्या गया है, द अमाउंट ऑफ चार्ज आपसे पूछा गया है डेट पासिस थ्रू द डिवाइस ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। ये लिमिट दे रखी है, याद करिएगा। एक केस मैंने आपको बताया था, यदि मान लीजिए आपको लिमिट दे रखी है और करंट की इक्वेशन दे रखी है और चार्ज आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम इंटीग्रेशन रूल से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिएगा, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स हैं उनको समझ लीजिएगा। इंटीग्रेशन का पहला रूल है, यदि मान लीजिए हम जो है x की पावर n इन dx इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं x का x के रेस्पेक्ट में, यानी कि x की पावर n का, तो फॉर्मूला x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये आपका इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बन जाता है। दूसरा देखिएगा, सेकंड आपका, यदि मान लीजिए कोई वेरिएबल नहीं दिया है और एक आप जो है dx दे रखा है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, dx के रेस्पेक्ट में आप जो है मतलब dx से जो है इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, कुछ नहीं है, 1 है। तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है, जो वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं वही वेरिएबल आ जाता है, तो क्या आ जाता है, x आ जाता है। ठीक है, थर्ड, यदि मान लीजिए यहाँ पर x की पावर 2 dx इस टाइप का कोई आपका इंटीग्रेशन दिया गया है, तो उस पर्टिकुलर केस में x की पावर एक ऐड कर दीजिए 3/3। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा इधर देखिएगा, यहाँ पर देखिए सभी, इधर यदि मान लीजिए आपको लिमिट दे रखी हो और सपोज डेट यहाँ पर लिमिट ये x1 और ये आपको लिमिट x2 और ये आपका जो है x इंटू dx, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, x का इंटीग्रेशन करिए, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और ये लिमिट जो है बेटा ऐसे लिखी जाती है। ध्यान दीजिए, इधर देखिए, इधर ये लिमिट कैसे लिखोगे, ये x1 है लोअर लिमिट, ये x2 है अपर लिमिट। तो यहाँ पर पहले हम 1/2 बाहर ले लीजिएगा, x की जगह पर x2 रखेंगे, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे, फिर रूल के अकॉर्डिंग माइनस लगाओगे, माइनस लगाने के बाद x की जगह लोअर लिमिट यानी कि x1 और इसका स्क्वायर कर दोगे।
तो यहाँ से ये इसका जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इन रूल्स को याद रखते हुए आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और यहाँ से अपना आंसर चेक करेंगे। देखिएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो आपको करंट की इक्वेशन दे रखी है, वो दे रखी है 60, I इक्वल टू 60। अब यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि करंट इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है dq अपॉन dt, करंट का फॉर्मूला dq अपॉन dt, तो इसलिए यहाँ से I इक्वल टू dq अपॉन dt और dq इक्वल टू I dt हम जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I dt। ओके, यस सर। तब यहाँ पर इंटीग्रेट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर करने के लिए क्या करोगे बेटा, I की वैल्यू रख दीजिए। तो I की वैल्यू है यहाँ पर 60, लिमिट है 0 से 3 dt। तो यहाँ पर लिमिट यानी कि dq का आप जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं dq के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा q और लिमिट 0 से q, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आप यहाँ से 6 बाहर t²/2 लिमिट 0 से 3। तो यहाँ पर इस 2 से इसको कट कर दीजिए, 3 टाइम्स कट जाएगा 3 और t का स्क्वायर यानी कि पहले अपर लिमिट रखोगे 3² माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 3 जा 27। तो ये आपका जो है q माइनस 0 इक्वल टू 27। ठीक है, यानी कि यहाँ से q इक्वल टू 27 मिली कूलाम। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिया गया हो तो ये सी ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो आपका आंसर जो है सी ही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।